सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की जो हिंदी आधार पाठ्यक्रम है, उस आधार पाठ्यक्रम में संकलित जो विषय बिंदु है कहानी। तो इससे पहले वाले वीडियो हमने कहानी और उसके प्रमुख तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार हम कहानी का नाट्य रूपांतरण करें। कहानी की जो कहानी नामक विधा है उसको नाट्य नामक विधा में हम कैसे परिवर्तित करें। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सत्र 2019-20 से ही ये सृजनात्मक लेखन का जो विषय बिंदु है ये सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के आधार जो पाठ्यक्रम में उसमें सम्मिलित किया है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कहानी का नाटक में रूपांतरण किसे कहते हैं, आखिर होता क्या है ये। तो बच्चों, जब हम किसी कहानी को उसकी मूल भावना और उसके संदेश को परिवर्तित किए बिना नाटक के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो इसे हम कहानी में का नाटक में रूपांतरण कहते हैं। कहानी विधा का नाटक विधा में परिवर्तन। तो बच्चों, इसके लिए हमें जब हम कहानी को नाटक में परिवर्तित कर रहे हैं तो हमें कहानी और नाटक दोनों के गुण उसके प्रमुख तत्वों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में इसका अध्ययन कर लिया है। बच्चों, अब जो हमारा जो अध्ययन के उपरांत हम ये एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि जब हमको कहानी से नाटक में रूपांतरण करना है तो ये देखने का प्रयास करना है कि दोनों विधाओं में समानता क्या है, ताकि हम उनको और समानता क्या है और असमानता क्या है। तो पहले हम समानता की चर्चा करें ताकि हमारा जो कहानी से नाट्य रूपांतरण है वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि कहानी और नाटक में क्या समानता है। तो कहानी और नाटक के तत्वों के जो अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों में कथानक एक प्रमुख तत्व होता है। कथानक की समानता होती है। पात्र और चरित्र चित्रण दोनों में होता है, इसलिए दोनों की समानता होती है। देश काल और वातावरण की भी समानता होती है, क्योंकि दोनों के ये कहानी के भी प्रमुख तत्व हैं और ये नाटक के भी प्रमुख तत्व हैं। इसके बाद उद्देश्यगत समानता होती है, क्योंकि नाटक और कहानी का मूल उद्देश्य होता है लोगों का मनोरंजन करना और लोगों को शिक्षित करना। तो दोनों में उद्देश्यगत समानताएं भी हैं। इसके बाद विधागत समानता भी है। हालांकि हम मोटे तौर पर देखें तो जो नाटक विधा अलग है और कहानी विधा अलग है, लेकिन अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए तो नाटक और कहानी दोनों ही गद्य विधाएं हैं। तो ये काफ़ी कुछ समानताएं हैं। तो समानता है तो हमको उसका रूपांतरण करने में आसानी है। अब समानता के साथ अब हम ये देखें कि इनमें असमानता क्या है और उन असमानताओं को हम कैसे जो संयोजित करने का, व्यवस्थित करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें जो जो समानता के बारे में हम बात करें। कहानी और नाटक में कथा वस्तु, देश काल, वातावरण और पात्र और उनका उद्देश्य, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, ये समान होते हैं। इसके अलावा नाटक और कहानी दोनों ही गद्य की विधाएं हैं। तो ये इसमें महत्वपूर्ण ये समानताएं हैं। जैसा मैंने इस छवि में दिखाया है आपको कि जो पात्र हैं, ठीक है, कथा वस्तु है, वातावरण देश काल है, इसके अलावा उद्देश्य क्या है दोनों का, लोगों का मनोरंजन करना और लोगों को शिक्षित करना। अब बच्चों, हम देखने का प्रयास करें कि इनमें अब असमानता क्या है, जिसको हम संयोजित और व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। तो असमानता की बात करें, ये छवि चित्र है। ईदगाह जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, उसका नाट्य रूपांतरण है। तो इसको ये जो कहानी से नाटक में रूपांतरण करने का प्रयास किया गया था। तो हम देखें कि अब असमानता क्या है। सबसे जो पहली जो बात है कि कहानी का संबंध जो होता है वो लेखक और पाठक से है। लेखक लिखता है और पाठक उसको पढ़ता है। वही जो नाटक है, नाटक का जो संबंध है वो उसमें लेखक होता है, निर्देशक है, पात्र है, दर्शक हैं, श्रोता हैं और अन्य लोग भी हैं जो उसका रसास्वादन कर रहे हैं। तो नाटक है इन सब को जोड़ रहा है। तो कहानी का जो क्षेत्र है, परिधि है, वो सीमित है, जबकि नाटक की जो परिधि है वो थोड़ा विस्तार पा जा रही है।
इसके बाद है दृश्यात्मकता। सबसे महत्वपूर्ण असमानता है वो है दृश्यात्मकता, कि दृश्यात्मकता के कारण नाटक की स्मृतियाँ गहरी होती हैं। उसको देख करके वह जो नाटक है लोगों के मन और मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालता है बजाय कहानी के। नाटक में दृश्य विधान की व्यवस्था होती है, जबकि ये चीज़ कहानी के अंदर नहीं होती। ये सबसे बड़ी असमानता है इसमें। इसके बाद रंगमंच थिएटर है, संगीत म्यूजिक है, और प्रकाश व्यवस्था है, लाइट का जो अरेंजमेंट है। चूँकि रंगमंच पर मंचन हो रहा है तो ये नाटक का प्रमुख अवयव माने जाते हैं, ये नाटक में आवश्यक हैं, क्योंकि नाटक का जब तक मंचन नहीं होता नाटक अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, जबकि कहानी के साथ ऐसा नहीं है। इसके बाद अभिनेता और चरित्र चित्रण का अंतर होता है। नाटक में अभिनय की आवश्यकता पड़ती है और अभिनय के माध्यम से चरित्र जो अपनी विशेषताएं उजागर करता है, जबकि कहानी में ये जो चरित्र चित्रण है वो पात्रों के संवाद द्वारा होता है। इसके बाद है कलेवर। कलेवर मतलब आकार। कहानी का आकार थोड़ा सीमित होता है, संक्षिप्त होता है, जबकि नाटक का जो आकार है थोड़ा वृहद होता है। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार एक नाटक में कम से कम 3 अंक होते हैं। इसके बाद है विधागत अंतर है। समग्र दृष्टि से दोनों गद्य विधाएं हैं, लेकिन नाटक मूलतः क्या है, विधा की दृष्टि से देखा जाए तो नाटक है वो दृश्य और श्रव्य है, देखने वाला भी है और सुनने वाला भी है, जबकि जो कहानी है वो श्रव्य है या पाठ है, या तो उसको सुन सकता है व्यक्ति या उसको पढ़ सकता है। इसके बाद जो उद्देश्यगत अंतर होता है, हालांकि दोनों का मोटे तौर पर देखा जाए तो मनोरंजन करना और शिक्षा देना नाटक का भी उद्देश्य है और कहानी का भी उद्देश्य है, लेकिन जो नाटक के उद्देश्य हैं वो और भी व्यापक होते हैं। जन चेतना है, लोगों को जागृत करना है, जागरूक करना है, सरकार के किसी जो मिशन के अनुरूप कार्य करना है, ये और चीज़ें इसके अंदर जुड़ जाती हैं। तो बच्चों ये जो हैं ये कहानी की असमानता है। तो अब हमने समानता जान ली, अब हमने असमानता जान ली। अब हम प्रयास करते हैं कि कहानी को नाटक में रूपांतरित करें, और उसके लिए हम जो जैसे ये नाटक का ये थिएटर है, मंच है, और यहाँ कहानी है। अब इस कहानी को इस थिएटर के अनुरूप, इस रंगमंच के अनुरूप हमको नाटक में ढालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना है हमको कि कहानी की जो विस्तृत विषय वस्तु है, कथानक है, उसको समय और स्थान के आधार पर हम उसको विभाजित कर लें, बांट लें, कालखंडों में उसको बांट लें। इसके बाद कहानी के कथानक को ध्यान में रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर सिलेक्ट करें, और उसके आधार पर हम दृश्य बनाएं कि जो कहानी है इस पूरी कहानी को हमने पहले दृश्य और समय और देश काल के आधार पर खंडों में बांट लिया, और उस खंडों के आधार पर अब हम कथानक को ध्यान में रख करके घटना के आधार पर हम दृश्य का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि असमानताएं थी, ये चीज़ें कहानी में नहीं थी, ये चीज़ें नाटक में हैं, तो हमको इसका अब सृजन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके हमने दृश्य लिख लिए, और जिनका कथानक के अनुसार औचित्य हो, वो दृश्य फालतू ना हो, कहानी के विकास में, नाटक के विकास में बाधा उत्पन्न ना कर रहे हो, वो नाटक के विकास को प्रेरित कर रहे हो। इसके बाद जो कथानक है उस कथानक से अनावश्यक दृश्य हैं वो हम निकाल दें, जो ऐसे दृश्य जिनका मंचन नहीं कर पा रहे हैं या जो कहानी के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, उन दृश्यों को हम अलग निकाल दें। इसके बाद अब हम जब हमने दृश्य बना लिए, अब उस दृश्य का हम लॉजिकल डेवलपमेंट करें, तार्किक विकास करें, जिससे कि जो कहानी की मूल भावना है वो नाटक के माध्यम से जो दर्शकों और जो पाठकों और श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत हो जाए। इसके बाद क्या करना है हमको, प्रत्येक दृश्य जो है एक बिंदु से प्रारंभ होकर कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरा करता हुआ अंत में अगले दृश्य से जोड़ता है। एक दृश्य का अगले दृश्य से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पहला दृश्य जहां अंत कर रहा है, दूसरा दृश्य उस अंत के बाद उसकी शुरुआत करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूटनी भी नहीं चाहिए और ना ही उसका क्रम भंग होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो घटनाएं औचित्यहीन हैं उनको निकाल दिया हमने पहले ही। तो अब जो हम दृश्य हैं उसमें हमको ध्यान रखना है कि कहानी की कोई घटना छूटनी भी नहीं है।
क्योंकि हमको कहानी के मूल भाव और संदेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद दृश्य जो है अब कथानक को आगे बढ़ाने के साथ ही पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। अब जो कहानी में जो ध्वनि संकेत थे, उन ध्वनि संकेतों को अब हम उस परिवेश में परिवर्तित करेंगे। रंगमंच की साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, जो परिवेश हैं, जो परिधान हैं, उनको उस कहानी के अनुसार ढालेंगे। इसके बाद कहानी के जो विवरणात्मक जो अंश हैं, डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है उसका, वो उनको संवाद में इस प्रकार नियोजित किया जाएगा, प्लान किया जाएगा कि जो उस कहानी की जानकारी है, सूचनाएं और घटनाएं वो छूटे भी नहीं और उसका रेपिटेशन भी नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो। इसके बाद क्या होगा कि दृश्य निर्धारण के बाद नाटक को हम पुनः पढ़ेंगे। अब कहानी और नाटक को पुनः पढ़ने, ताकि उस कहानी में से उद्देश्य प्राप्ति के संबंधित कोई घटना छूटे नहीं। हम कहानी का पूरी तरह से वाचन करेंगे। अब फिर हम देखेंगे कि नाटक में हमने जो कहानी ढाली है उसमें से कोई महत्वपूर्ण दृश्य छूट तो नहीं गया, जो कि कहानी के विकास के लिए, कहानी की मूल भावना के लिए अति आवश्यक हो, जो कि कहानी की मूल भावना से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद अब हमने जो कहानी का जो ये असमानता थी कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र और कथानक के विवरण को हम अब नाटक में कैसे स्थान दें। जो हमने संवाद थे, जो चीज़ें समान थी वो तो समान हमने कर दी। हमने जो ऐसा हमको करना है कि जो कहानी की जो परिस्थितियां हैं, परिवेश हैं, पात्र हैं, वो उसको कथानक के विवरण में, नाटक में हम किस प्रकार स्थान दें। उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो क्या करें उसके लिए हमारे सामने 4 रास्ते निकलते हैं उसके लिए कि मंच सज्जा हम करें। मंच सज्जा जो है, थिएटर का हम डेकोरेशन इस प्रकार करें कि जो परिवेश है वो सज्जा के माध्यम से ही दर्शकों के सामने स्पष्ट हो जाए। दूसरा, पार्श्व संगीत के द्वारा, बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। संवादों में इस प्रकार के संवादों की नियोजन किए जाए ताकि वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। इसके बाद एक्टिंग के द्वारा, जो चीज़ हम संवादों से जो मंचन के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं, वो हम संवादों जो पात्रों के अभिनय के माध्यम से उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि हम जो कहानी के जो पात्र हैं, परिस्थिति हैं और परिवेश हैं और जो कथानक है, उसको हम जब कहानी से नाटक में ढाल रहे हैं तो उनमें अगर कोई कमी है तो उसको हम कोऑर्डिनेट कैसे करें। तो इन 4 माध्यमों के द्वारा हम जो कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है या फिर हम कुछ जो ऐसी घटना है कहानी में जिसको हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, वो इन 4 जो उपकरणों के माध्यम से उसको हम कर सकते हैं। इन छवि के माध्यम से मैंने आपको रामायण कथा का नाट्य रूपांतरण आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद एक काम हो गया हमारा, परिवेश, पात्र, घटना, ये सब हमने एडजस्ट कर दी। इसके बाद है कि हम अब जो कहानी के लिए हम कहानी सिर्फ पढ़ रहे थे, लेकिन अब नाटक का मंचन हो रहा है, तो उसके जो संवाद हैं, वो संवाद जो प्रत्येक दृश्य के लिए हमको लिखने हैं, अब एडजस्ट करने हैं, उसको ठीक ठाक जो उसको जो बनाना है वो हम कैसे करें। उसके लिए हम क्या हमको निर्देश क्या हमको जो निर्देशों की अनुपालना करनी है, क्या उनके लिखने के लिए हम किन बातों का या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि संवाद जो है, डायलॉग, वो कहानी की मूल भावना के अनुरूप हो, क्योंकि कहानी की मूल भावना के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद संवाद औचित्यपूर्ण हो, फ्रूटफुल हो, मीनिंगफुल हो, उद्देश्यपूर्ण हो। संवाद छोटे होने चाहिए और प्रभावशाली हो और बोलचाल की भाषा में हो, ताकि दर्शक उसे बड़ी आसानी से समझ सकें। तो संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, सार गर्भित होने चाहिए, सुबोध होने चाहिए, सरल होने चाहिए और स्पष्ट भी होने चाहिए। इसके बाद है कि चरित्र चित्रण, कि जो कहानी में हमने संवादों के माध्यम से चरित्र चित्रण किया था, अब हम अभिनय के माध्यम से जो हम चरित्र चित्रण, हम जो अभिनय और संवाद के द्वारा, पात्रों के द्वारा जो अभिनय होना है, संवाद बोले जाने हैं, तो उसमें हम कौन सी चीज़ों को एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे और किस तरह करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि कहानी के जो पात्रों की दृश्यात्मकता का नाटक के पात्रों में प्रयोग किया जाए। आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार कहानी में जो दिखाया गया है कि किस परिवेश की घटना है, तो उसको
अब जो है नाटक में वो उसे दृश्य के माध्यम से हम उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। दूसरी बात है, अभिनय के द्वारा ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था भी चरित्र चित्रण करने और संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में प्रभावी हो सकते हैं। कि अगर हम कहानी के किसी चरित्र के और विशेषताओं को सामने लाना चाहते हैं, तो उसको और प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको जो पात्रों का अभिनय है, ध्वनि की व्यवस्था है, लाइट का अरेंजमेंट है, और जो उनकी जो चरित्र चित्रण है, संवाद है, उसके माध्यम से उसमें हम और संवेदनात्मक हम प्रभाव डाल सकते हैं। जो नाटक में अभिनय का बहुत महत्व है। व्यक्ति अभिनय के द्वारा संवादों को इस कुशलता के साथ प्रस्तुत कर सकता है जिससे चरित्र चित्रण और भी स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद स्वैगत कथन का प्रयोग कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से जैसे एंकर होता है वो कि आज अब ये घटना है या ये घटना नहीं है, घटना ये होने वाला है, इस प्रकार का हम घोषणा कर सकते हैं रंगमंच के माध्यम से। दूसरी बात, हम फ्लैशबैक शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं कि जो ये घटना है, इस घटना से जो घटना से इसका संदर्भ प्रसंग ये जुड़ा हुआ है, हम फ्लैशबैक में चले जाएं, पीछे वाली घटना को हम क्या नाम से रंगमंच के द्वारा मंचन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये चीज़ें हम एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण वाली बात क्या है इसमें और भी जो हमको ध्यान रखनी है कि नाट्य रूपांतरण से पहले लेखक को वर्तमान रंगमंच जो थिएटर के बारे में जानकारी, उसकी संभावनाओं के बारे में पता होना आवश्यक है। इसके लिए नाट्य प्रस्तुतियों को जो देखा जाना आवश्यक है ताकि ये पता चल जाए कि वर्तमान में किस प्रकार की नाट्य परंपराएं हैं, नाट्य तकनीकियां हैं, जिससे वह अपने जो नाटक को और भी आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो इस प्रकार हम ये नाटक का कहानी का नाटक में रूपांतरण कर सकते हैं। बच्चों, ये जो लिस्ट है ये ऐसी कहानियाँ हैं जिनका सफलतापूर्वक नाटक में रूपांतरण हुआ है। जैसे चीफ की दावत जो भीष्म साहनी द्वारा लिखी थी, टोबा टेक सिंह, डिप्टी कलेक्टर, दुविधा, कफन जो ये कफन, बड़े भाई साहब, मोटेराम शास्त्री और ईदगाह, और ये जो कहानियाँ ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी, इनका भी नाट्य रूपांतरण हो चुका है। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। वारेन हेस्टिंग का सांड और अंत में प्रार्थना और मोहनदास, ये जो कहानियाँ हैं उदय प्रकाश जी द्वारा रचित, इनका भी नाट्य रूपांतरण हो चुका है। धूप का टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर, वीकेंड, 3 एकांत नाम से प्रकाशित जो कहानी संग्रह है, ये निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित, इनका भी नाट्य रूपांतरण हो चुका है। बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने कहानी से नाट्य रूपांतरित संबंधित जो आपको व्याख्या की है, जो आपको जानकारियाँ दी हैं, वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताइएगा। बच्चों, अगले वीडियो के माध्यम से हम कहानी का जो कि उसके तत्व हैं, उसके जो अंग हैं और उसके नाट्य रूपांतरण संबंधित हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।